लास्ट क्लास में सुपरपोजिशन थ्योरम को स्टार्ट किया था और सुपरपोजिशन थ्योरम पर मैंने एक पहला क्वेश्चन आपको कराया था, सेकंड एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था और ये क्वेश्चन इस तरह से था। इस पर प्रॉब्लम में दो सोर्स लगे हुए थे और दोनों ही एसी सोर्स थे। यहां एक पहला अल्टरनेटिंग सोर्स प्लस माइनस V1t का मान आपको मेंशन था tan√2 cos t माइनस 10 डिग्री। इसी के साथ एक सेकंड सोर्स लगा हुआ था प्लस माइनस V2 ऑफ t, क्या लिख रहे हो? ठीक है, ओके। आई होप आप सभी ने इसको ट्राई कर लिया होगा। ठीक है। V2 ऑफ t का मान मैंने आपको दिया था tan√2 cos 2t माइनस 10 और यहां R का मान 1 ओम था और L का मान 1 हेनरी गिवन था। L इज इक्वल टू 1 हेनरी। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि यहां पर स्टडी स्टेट करंट फाइंड आउट करिए, I ऑफ t का मान आप पता करिए। इस प्रॉब्लम में आप सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करोगे। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन आपकी होनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम में एक से अधिक एनर्जी सोर्स लगे हुए हैं? यस। ठीक है, आप लोगों का आंसर अभी वेरीफाई हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आज टेस्ट है। जिन लोगों ने पूछा है, टेस्ट की टाइमिंग 12:30 है, 12:30 बजे टेस्ट होगा। टेस्ट की टाइमिंग 12:30 है, 12:30 बजे। ठीक है, टेस्ट आप लोगों का होगा आज 12:30 बजे से। आपको अपने ऐप पर जाकर टेस्ट में जाकर रेजोनेंस टेस्ट के नाम से टेस्ट मिलेगा एसी पर, उसी टेस्ट को देना है। ठीक है, वो टेस्ट होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब देखो इस प्रॉब्लम में दो एनर्जी सोर्स लगे हुए हैं और दोनों एनर्जी सोर्सेस की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, दोनों एनर्जी सोर्सेस की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। अगर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो पहले वाले पर अगर आप इसको Vm cos ओमेगा t प्लस पाई से कंपेयर करें तो क्या यहां ओमेगा का मान 1 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। इस पहली ओमेगा को ओमेगा 1 मान लेते हैं। इसी तरह Vm cos ओमेगा t प्लस पाई, यहां भी अगर तुलना करें तो यहां सेकंड ओमेगा का मान कितना हो जाएगा? cos ओमेगा t, ओमेगा का मान t के साथ जो गुणक में फैक्टर है उसी को ओमेगा 2 बोल रहे हैं। दैट इज नथिंग बट 2 रेडियन पर सेकंड। दिस इज ओमेगा 2। तो आई होप ओमेगा 1 ओमेगा 2 सभी को क्लियर होगा। और अगर ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्लियर है, लास्ट लेक्चर अपलोड हो जाएगा स्टूडेंट्स, नॉट एन इश्यू। ठीक है, अब देखो इस प्रॉब्लम में आपके पास देखो सुपरपोजिशन थ्योरम पे मैंने केवल इतना ही बोला था कि अध्यारोपण प्रमेय का प्रयोग वहां करना मस्ट हो जाता है एसी में, जहां प्रॉब्लम में अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सोर्स लगे हुए हों। आप देखिए पहले सोर्स की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 1 रेडियन पर सेकंड है, दूसरे सोर्स की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 2 रेडियन पर सेकंड है। तो आपको बेटा बंडी कम लगा लेना। यहां फर्स्ट पर 1 रेडियन पर सेकंड, सेकंड पर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 2 रेडियन पर सेकंड। तो इसका मतलब जब दोनों पर आवृत्तियां अलग अलग हैं और एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, और अगर मैं बात करूं एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट की, तो देखिए क्या यहां पर एल या सी लगा हुआ है? यस लगा हुआ है, एक इंडक्टर लगा हुआ है। प्रॉब्लम यह है प्रश्न में कि जब प्रश्न को हल किया जाए तो एल को, आर की वैल्यू को हम लोग जेड के फॉर्म में लिखते हैं। इंपीडेंस फॉर्मेट में जेड का मान कितना हो जाएगा? 1 ओम। लेकिन जब मैं इसको इंपीडेंस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करता हूं तो दिस शुड बी व्हाट? जेड एल। और जेड एल का मतलब है जे एक्सएल
और जे एक्सएल का मतलब है जे ओमेगा एल। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं पहले वाले ओमेगा को लूं या दूसरे वाले ओमेगा को लूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम में मैं फर्स्ट ओमेगा को लूं या सेकंड ओमेगा को। हाँ ठीक है अदिति, करेक्ट, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। क्या बोल रहे हो? एंगल पॉजिटिव में था कल वाले क्वेश्चन में। एक मिनट एक मिनट, क्या एंगल पॉजिटिव लिया था कल? जैसा लिया हो वैसा कर देते हैं। मेरे ख्याल से शायद मैंने माइनस करेक्शन करा दिया था कल। क्या बोल रहे हो? एंगल पॉजिटिव थे? एंगल प्लस में था? ओके चलो प्लस ले लो, ठीक है ठीक है। जैसा था स्टूडेंट, नॉट एन इशू। क्वेश्चन में अगर यहाँ प्लस था तो प्लस ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। जो भी मैंने क्वेश्चन दिया था, कई लोगों ने रिप्लाई किया है कि एक क्वेश्चन में कल एंगल प्लस था। ठीक है, अगर प्लस था तो प्लस ले लेते हैं। अब ठीक है, अच्छा मैंने करेक्शन कर दिया था प्लस का, ओके ओके ठीक है ठीक है। एट ए टाइम कोई एक ही ओमेगा ऑन होगा, इसका मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अगर सोर्स लगे हैं तो इस प्रश्न पर सबसे बड़ा मेन कंसर्न है कि ऐसे क्वेश्चन को ना तो थेवेनिन, ना तो नॉर्टन, ना तो मैक्सिमम पावर, ना तो रेसिप्रोसिटी, किसी भी थ्योरम से नहीं कर सकते। इसके लिए केवल और केवल एक ही थ्योरम लग सकती है, और वो कौन सी थ्योरम है? सुपरपोजिशन थ्योरम। मतलब अध्यारोपण प्रमेय ये बताती है कि एक टाइम पर किसी एक सोर्स को लो, उस समय उसके ओमेगा को लो, और दूसरे वाले ओमेगा को, दूसरे वाले सोर्स को खत्म कर दो। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूं तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम केस फर्स्ट बना सकते हैं। और केस फर्स्ट का मतलब है, केस फर्स्ट का मतलब है, केस फर्स्ट मींस, मैं क्वेश्चन को फिर से नहीं लिखवा रहा हूं, कल लिखवा चुका हूं। जिन लोगों ने कल नहीं लिखा हो वो लिख सकते हैं। डिटरमाइन वैल्यू ऑफ करंट IT, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ साइनोसोडल स्टडी स्टेट करंट I ऑफ t, ठीक है, फॉर द सर्किट गिवन बिलो। दिए गए परिपथ में IT का मान ज्ञात करना है आपको। अब देखो केस फर्स्ट, यहां पर केस फर्स्ट पर, केस फर्स्ट पर एट ए टाइम हम लोगों ने देखा कि यहां मैं V1 सोर्स को कंसीडर कर रहा हूं। तो टेकिंग V1 T सोर्स ओनली, जब मैं V1 T सोर्स ले रहा हूं तो V2 वाले सोर्स को खत्म करना होगा। और ये सोर्स कैसा है? अदर वोल्टेज सोर्स, अदर वोल्टेज सोर्स शुड बी शॉर्ट सर्किटेड। अगर अदर वोल्टेज सोर्स को मैं शॉर्ट कर दूं, मुझे लगता है स्टूडेंट्स कल वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर है, राइट? उसी को जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप सभी ने कर लिया होगा सॉल्व। यहां पर प्रॉब्लम में आप एक टाइम पर किसी एक सोर्स को लेंगे, और मेरे ख्याल से मीटिंग में सभी लोग आ चुके हैं, राइट? मैं यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं। तो एट ए टाइम आपने दूसरे सोर्स को खत्म कर दिया। जब आपने दूसरे सोर्स को खत्म कर दिया तो दूसरे सोर्स को खत्म करने का मतलब, दूसरे सोर्स को खत्म करने का मतलब आप दूसरे सोर्स को वोल्टेज सोर्स देख रहे हैं, और वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस आदर्श केस में 0 होता है। और 0 होने का मतलब आप इसे शॉर्ट सर्किट से बदल सकते हैं। जैसे ही आप इसे शॉर्ट सर्किट से बदलेंगे तो ये परिपथ ऐसा हो जाएगा। अब आपको प्रश्न में केवल एक ओमेगा दिख रहा है, और उस ओमेगा को यहां पुट कर देंगे। एल का मान 1 हेनरी था जी, तो यहां पर जेड का मान क्या हो जाएगा? जे। ओमेगा का मतलब कितना रखना चाहिए? अब ओमेगा केवल और केवल प्रश्न में हमें इसका दिख रहा है, दैट इज 1, तो J1। एल का मान कितना है? 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी J1। यूनिट क्या होगी? ओम, क्योंकि आपने इसको प्रतिबाधा वाले फॉर्मेट में लिख लिया है। क्या हो गया? क्या मैसेज कर रहे हो? सर कुछ नहीं दिख रहा। ममता, मुझे लगता है आपके साइड से कोई इशू है, सब कुछ प्रॉपर विजिबल है, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप अपना नेट चेक करें एक बार फिर से, मीटिंग में रिकनेक्ट हो।
बोर्ड प्रॉपरली विजिबल है? सभी को विजिबल है? कोई इश्यू तो नहीं किसी को? ठीक है। अब देखिए यहां से अगर मैं इस प्रश्न पर धारा का मान निकालना चाहूं तो स्टूडेंट धारा के मान के लिए सबसे पहले आप सोर्स वैल्यू को पोलर फॉर्म में लिखेंगे, राइट? पोलर फॉर्म में लिखने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? विजिबिलिटी का कोई इशू है क्या? आप लोगों को बोर्ड पर सब कुछ प्रॉपर दिखाई दे रहा है? एक बार मेंशन कर दें। नहीं, अच्छा एवरीथिंग इज फाइन, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न में ओमेगा का मान अगर आपको पता है तो इसके अकॉर्डिंग पहले इस वैल्यू को पोलर फॉर्म में बदलते हैं। पोलर फॉर्म के लिए ये मैक्सिमम मान दिया है, कौन सा मान है ये? अधिकतम मान। और आप हमेशा पोलर फॉर्म में प्रेफरेंस देते हैं जब भी पोलर फॉर्म में कन्वर्जन करते हैं आरएमएस वैल्यू, तो इस वैल्यू का कॉस के साथ जो भी गुणक लगा हुआ है स्टूडेंट्स उसमें बटे √2 करना होगा। इसका मतलब है 10√2 में हमें एक √2 का भाग देना होगा। इससे बिल्कुल नहीं घबराना कि क्वेश्चन कॉस में दिया है या साइन में, किसी में दिया हो, राइट? जब दोनों सोर्स कॉस में दिए हैं तो मैं कॉस के साथ ही एनालिसिस स्टार्ट कर रहा हूं। अब 10√2 में डिवाइड किया √2 का, और मैं कॉस की को छोड़ दूंगा, केवल कोण को लिखूंगा। कोण कितना है? प्लस का 10 डिग्री। आई होप सो इतनी बात मेरी सभी को क्लियर हो रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं √2 कैंसिल, और इस समय सोर्स V1 फेजर की वैल्यू है 10 एंगल 10। मुझे नहीं लगता अप टू दिस किसी को इशू होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप इसको ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर रहे हो, राइट, जब आप इसको ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर रहे हो इसका मतलब आप इसको इंपीडेंस फॉर्मेट में लिख रहे हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है एसी में V फेजर बराबर I फेजर इंटू जेड फेजर होगा, राइट? और मैं पहले सोर्स की वजह से धारा का मान ज्ञात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है I फेजर शुड बी इक्वल टू V फेजर बाई जेड फेजर। अब सोचो वोल्टेज के फेजर वैल्यू का मान कितना है? वोल्टेज का फेजर मान है 10 एंगल 10, 10 कोण 10। जिनकी स्टार्टिंग की क्लास में से वो घबराए नहीं स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर पोलर जो जो कन्वर्जन बीच में आएगा वो मैं बताता चलूंगा। डिवाइडेड बाई, आप लोग टाइम पर एंट्री किया करो स्टूडेंट्स। 10 एंगल 10 के बाद अब यहां डिवाइड बाई जेड की अगर हम वैल्यू लिखें, इमरान बिल्कुल ये टॉपिक स्टार्टिंग से ही है, ठीक है, ओके। मोहम्मद इरफान आप ऐड हो चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए जेड का मतलब कुल प्रतिबाधा, कुल प्रतिबाधा में प्रतिरोध की प्रतिबाधा कितनी है? 1 ओम, तो आपने 1 ओम लिखा प्लस, अब आपने देखा इंडक्टर के क्रॉस कितनी प्रतिबाधा बन रही है? J1, तो आपने इसको लिखा 1 प्लस J1। अप टू दिस किसी को इशू नहीं होना चाहिए। जिनकी भी क्लास मिस है वो थोड़ा सा याद करो, अगर A प्लस JB को आपको A प्लस JB को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो इसे मैंने बताया था R कोण फाई। R का मतलब है परिणामी, रिजल्टेंट समकोण त्रिभुज पर R का मान क्या होता है? R का मान होता है अंडर रूट में, देखो A कोई रियल नंबर है, B कोई इमेजिनरी है। रियल का मतलब वास्तविक संख्या और ये कोई काल्पनिक संख्या है, तो R का मतलब होगा अंडर रूट में रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। रियल का मतलब क्या है? A, तो A का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी क्या है? B, तो B का स्क्वायर। ये J केवल बता रहा है कि काल्पनिक संख्या का नेचर कैसा है। तो R बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर आप यहां पर कोण भी लिखना चाहें तो कोण का मतलब होता है, स्पेस नहीं है, फाई बराबर, हम tan थीटा के साथ कोण लिखते हैं तो tan फाई बराबर इमेजिनरी अपॉन रियल होता है, या फाई बराबर tan इनवर्स B बाई A, इमेजिनरी अपॉन रियल। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत है। तो
जब भी आपको दो संख्याओं का भाग देना है तो दोनों न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर किसमें होने चाहिए? ऐड ऑलरेडी हो आप स्टूडेंट्स? हाँ ठीक है। अब यहां पर आपने 10 एंगल 10 लिखा, इसके बाद नीचे वाली वैल्यू को भी पोलर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा। अंश भी पोलर में है, हर को भी पोलर में बनाना होगा। तो इसका पोलर क्या हो जाएगा? रूट ऑफ, थोड़ा पेशेंस रखें जिन्होंने कर लिया है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अंडर रूट में रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। कोण लिखते समय मैं कोण लिखूंगा tan इनवर्स इमेजनरी अपॉन रियल, इमेजनरी का मान 1, रियल का मान 1। ध्यान देना, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, रेक्टेंगुलर से आप पोलर में कन्वर्जन कर रहे हो। आप रेक्टेंगुलर लिखो या पोलर लिखो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गणना करते समय अगर भाग देना है तो भाग देते समय मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पोलर फॉर्म में होने चाहिए। तो इसका मतलब है tan इनवर्स इमेजनरी अपॉन रियल का मतलब 1/1। यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा, tan एंगल 10 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 1 2 और अंडर रूट लगाए तो √2। और कोण tan इनवर्स 1 का मतलब tan 45 1 होता है, तो कोण कितना आ गया? 45। अब यहां से अगर आप I1, मैं इसको I1 मान लेता हूं स्टूडेंट्स, तो I1 फेजर या सुपर पोजिशन में मैं इसको डैश मानता हूं, तो I डैश का फेजर बराबर क्या आ जाएगा? 10/√2। क्या आ गया? देखो, मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो दिस इज नथिंग बट 10/√2। कोण ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, कोण ऊपर जाएगा तो घट जाएगा। याद रखिए, पोलर में कोण जब भी ऊपर जाएगा तो घटेगा। तो आपके पास पहला एंगल था +10, जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -45। तो मुझे लगता है इतनी बात सभी को क्लियर हो रही है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं, चैट करके बताएं, क्या यहां तक किसी को कोई इशू है? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? अप टू दिस मेरी बात सभी को क्लियर है? हाँ हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक्स भी जस्ट इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, हो जाएगा हो जाएगा, डोंट वरी। गैलेक्सी J7, यहां तक मेरी बात सभी को क्लियर है क्या? यहां तक किसी को कोई इशू तो नहीं है? कोई डाउट किसी को यहां तक? इसका मतलब I डैश का मान हम लोग पता कर चुके हैं। एक बार जल्दी जल्दी आप लोग लिख लें इसको। चैट आप लोगों को हिमांशु सर मेन पर ही करना है स्टूडेंट्स, बार बार बता चुका हूं। जो भी चैट करना है वो हिमांशु सर मेन पर करना है। ओके, तो मैं अब इससे आगे कंटिन्यू करता हूं। अब यहां पर मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई भी इशू है, ठीक है। ये जो आंसर आया 10/√2 एंड दिस, तो इसको अगर मैं थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, बिल्कुल बिल्कुल स्टूडेंट्स, राइट राइट, गैलेक्सी J7 एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो अब ये जो आपने डाटाबेस बनाया, ये जो डाटाबेस आपने बनाया है, इसके अनुसार आपके पास जो अभी आंसर आया है वो I डैश आया है। मैं धीमे धीमे आपको क्लियर करता जाऊं। I डैश का आंसर आपका आ चुका है। I डैश का आंसर आपका फ्रेम आउट हो चुका है। I डैश पर जो वैल्यू बन रही है वो ये है, मैं लिख देता हूं ऊपर। अच्छा, वैल्यू हटा दी, कोई बात नहीं। I डैश का मान अपने पास अभी सॉल्व होकर आया है, और जब भी मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स, आप लोग भी उसको तुरंत कॉपी करते रहा करें, उसमें अननेसेसरी टाइम ना खराब करें।
आई डैश का मान अपने पास आ चुका है, आई डैश का मान फेजर फॉर्म पर आया था, कितना आया था 10/, आई होप शायद ऐसा आया था 10/√2, और एंगल में 10-45 था, और एंगल में 10-45 था, इसका मतलब 10 - 45 को -35 लिख सकते हैं। मुझे लगता है मेरी बात क्लियर हो रही होगी। 10, हाँ 10/√2 बना था और एंगल -35, यही था ना। चलो ये आई डैश था, ठीक है। थोड़ा सा आप सोचिए, इस फॉर्मेट में आपके पास ये जो वैल्यू आ रही है, ये किस फॉर्मेट में है? ये वैल्यू अभी किस फॉर्मेट में है? आरएमएस। और अगर आप इस आंसर को टाइम डोमेन में लिखना चाहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस आंसर को टाइम डोमेन में लिखना चाहते हैं, तो इसका मतलब अगर टाइम डोमेन में आप इस आंसर को लिखना चाहते हैं, तो आई डैश टी जो बनेगा उसका आंसर होना चाहिए आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस समथिंग। तो आई एम का मान, ये आंसर होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5। आप देखिए प्रश्न में, जब मैंने पहला सोर्स लिया, बोर्ड पर देखो, तो ओमेगा का मान 1 था, तो आपने टी लिख दिया, और ये जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है? -35, तो आपने यहां -35 लिख दिया। तो इसके साथ कोई इशू नहीं है। ओमेगा का मान कितना था पहले सोर्स के लिए? 1, तो आपने ओमेगा के स्थान पर 1 रख दिया, तो टी माइनस कोण का मान कितना आ रहा है? -35। बट यहां जैसा कॉस था वैसा ही कॉस लिख दिया आपने। आई एम चाहिए आपको, जबकि क्वेश्चन में आपके पास अभी सॉल्यूशन में क्या आ रहा है? आरएमएस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए आरएमएस वैल्यू को, आरएमएस वैल्यू को क्या लिख रहे हो आप लोग? हाँ मैक्सिमम वैल्यू, करेक्ट करेक्ट। अगर मैक्सिमम वैल्यू के फॉर्म पर आपको लिखना है, तो आपको याद होगा आई आर एम एस बराबर क्या होता है? IM/√2। तो अगर आपको मैक्सिमम मान चाहिए, तो IM का मान कितना हो जाएगा? √2 IRMS, राइट। √2 IRMS। तो ऊपर वाले डाटा पर, आरएमएस वाले फॉर्मेट पर मुझे क्या करना होगा? ये जो लिखा था 10/√2, इसमें मुझे अपनी तरफ से आरएमएस वाले मान पर किसका गुणा करना होगा? √2 का। तो मैं यहां पर अपनी तरफ से इस वैल्यू पर √2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, ताकि अब ये किस फॉर्मेट में बन जाएगा स्टूडेंट्स? √2 का गुणा करने पर, ये किस फॉर्मेट में आ जाएगा? मैक्सिमम मान पर। मेरी बात सभी समझ रहे होंगे। इसका मतलब आई डैश टी जो बन रहा है, मैं नीचे वाली लाइन पर इसको लिखूंगा, आई डैश टी का मान क्या हो गया? √2 कैंसिल, तो आंसर बन गया 10 cos t - 35। मुझे लगता है इसमें सभी कंफर्टेबल हैं, राइट। अगर आंसर इस फॉर्मेट में पूछा गया है तो दिस है, पोलर फॉर्म में पूछा गया है तो आंसर दिस है, राइट। दोनों ही फॉर्मेट सही है। पहला वाला आंसर पोलर में लिखते समय आरएमएस वैल्यू के साथ था, तो मैंने यहां पर इसको मैक्सिमम में कन्वर्ट किया। एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, इसमें किसी को कोई इशू तो नहीं है? अप टू दिस किसी को कोई इशू तो नहीं है? क्लियर है सभी को? 10 cos ओमेगा टी - 35 तक किसी को कोई इशू तो नहीं है? ठीक है। इसका मतलब अब मैं क्वेश्चन को केस सेकंड पर भी स्टार्ट कर सकता हूं, राइट। केस सेकंड पर भी मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकता हूं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये आंसर ओमेगा बराबर 1 के लिए था। और ध्यान दें स्टूडेंट, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं कि सर यहाँ कॉस क्यों ले रहा हूं। प्रश्न में कॉस दिया था, दोनों कॉस में थे, तो मैं दोनों को कॉस में लेकर ही चल रहा हूं। अगर एक साइन होता एक कॉस होता, तो हम दोनों को या तो कॉस में बदलते या तो दोनों को साइन में बदलते। यहां दोनों कॉस है, तो आंसर भी मैं कॉस में ही लेकर चल रहा हूं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आई एम साइन ओमेगा टी की जगह मैंने क्या ले रखा है? कॉस। क्यों? क्योंकि प्रश्न में वोल्टेज सोर्स कॉस के फॉर्म में गिवन था। मुझे लगता है
इतनी मेरी बात आप सभी समझ पा रहे हैं, राइट? अगर यहां तक क्लियर है सभी को तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं सेकंड सोर्स के साथ। आप सभी ने मैसेज पर रिप्लाई क्लियर लिखा है? ओके, थैंक यू। चलिए, अब अगर मैं केस सेकंड की बात करूं तो देखो, केस सेकंड पर एट ए टाइम, केस सेकंड पर ये, लेकिन पहले मुझको हटाना होगा तभी मैं केस सेकंड को स्टार्ट कर पाऊंगा। मुझे लगता है पहला केस सभी को क्लियर है। टाइम मैं इतना प्रॉपर दे चुका हूं, जो लोग नहीं लिख पाए हूं अभी भी वो स्क्रीनशॉट ले लें, वो पेज को रोककर स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? अब यहां पर अगर हम केस सेकंड की बात करें, अगर हम केस सेकंड की बात करें, याद रखना स्टूडेंट्स, हर पेपर में एसी थ्योरम से सुपरपोजिशन अथवा मैक्सिमम पावर पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। देयर शुड बी अ मस्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, जिसमें आप पहली थ्योरम एसपीटी देख रहे हैं, जिसमें आप फर्स्ट थ्योरम एसपीटी देख रहे हैं, और यहां न्यूमेरिकल से थोड़ा डर खत्म होता है धीमे धीमे प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि एसी का टॉपिक आप लोगों ने कॉलेज लाइफ में कम पढ़ा है, राइट? या न्यूमेरिकल पार्ट से बचते हुए चले हैं आप, तो आपकी प्रैक्टिस थोड़ा कम रहती है इसमें। देखो, केस सेकंड, नाउ दिस टाइम टेकिंग V2T या टेकिंग V2 सोर्स ओनली। अगर V2 सोर्स लेंगे तो अदर वोल्टेज सोर्स शुड बी शॉर्ट सर्किट। क्या हो जाएगा? ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब देखो प्रश्न में, पहला जो सोर्स था, अध्यारोपण प्रमेय लगाते समय आपने पहले सोर्स को खत्म कर दिया। खत्म करने का तरीका क्या था? शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो पहला सोर्स शॉर्ट सर्किट, और अगला सोर्स अपने पास था प्लस माइनस V2 ऑफ टी, और V2 ऑफ टी का मान था tan√2 cos 2t माइनस 10 डिग्री। अब केवल दूसरा सोर्स ले रहे हैं। यहां एक प्रतिरोध लगा हुआ था जिसमें R का मान था 1 ओम। यहां एक इंडक्टर लगा हुआ था स्टूडेंट्स, जिस पर सेल्फ इंडक्टेंस, प्रेरकत्व का मान L का मान 1 हेनरी था। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय आपको पहले जेड वाले फॉर्मेट को यूज करना पड़ता है एसी में, मतलब फेजर फॉर्म। तो आप इसको ब्लॉक में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब इसको ब्लॉक में रिप्रेजेंट करते हैं तो पहला ये क्या बनेगा? ZR फेजर। इसका मान क्या होगा? 1 ओम। और अगर मैं इंडक्टर की बात करूं तो L को सीधे L नहीं लिख सकते, L को हमें कन्वर्ट करके लिखना होगा, L को हमें कन्वर्ट करके लिखना होगा ZL। और ZL फेजर का मान हो जाएगा JXL। JXL पर वैल्यू अगर पुट करें तो दिस इज नथिंग बट J ओमेगा L। नाउ सी, ओमेगा का मान इस सेकंड सोर्स पर कितना है? Vm cos ओमेगा t प्लस 5 से कंपेयर करो तो क्या मैं कह सकता हूं ओमेगा 2 का मान 2 रेडियन पर सेकंड है। ओमेगा 2 का मान 2 रेडियन पर सेकंड है। अगर यहां 2 रेडियन पर सेकंड है तो नाउ एग्जीक्यूट दिस वैल्यू। J ओमेगा का मान कितना है? 2, और L का मान कितना है? 1। तो 2 गुणे 1 का मतलब 2 ही हो जाएगा। तो ZL फेजर अल्टीमेटली कितना आ गया? J2 यूनिट वाइज ओम। इतनी बात मेरी सभी को क्लियर हो रही होगी। इस बार जो करंट आएगी उस करंट को हम I" बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? I"। क्यों डबल डैश नाम ले रहा हूं? क्योंकि ये दूसरा रिस्पॉन्स है। पहला रिस्पॉन्स पहले सोर्स की वजह से आया था, दूसरा रिस्पॉन्स दूसरे सोर्स की वजह से आ रहा है, राइट? अब आप इतना सभी जानते हैं, अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूं, धीमे धीमे देखो आदत आएगी। अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो बेटर टू यूज आरएमएस फॉर्म। तो V2 को V2 फेजर बोल सकते हैं। ये जो लिखा है ये Vm है, और Vm में बटे √2 करना होगा। Vm का मान कितना है?
10√2, इसमें भाग देना होगा फर्दर √2 का, 10√2 में √2 का भाग देना होगा, और एंगल cos ओमेगा टी को छोड़ देते हैं, ये आर्गुमेंट है, केवल एंगल को लेते हैं, आर एंगल फाइव, तो फाइव का मान -10 डिग्री। मुझे लगता है ये √2 कैंसिल हो गया, और V2 फेजर का मान आ गया 10 एंगल -10, राइट। देखो यही कमाल की बात है, अगर सोर्स बिना साइन या कॉस के लिखा होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि किस कौन सी फ्रीक्वेंसी का सोर्स है, तब हम ये मानकर चलते कि सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी सेम है, बट यहां डायरेक्टली मेंशन किया है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, पहले वाले सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1। अब दूसरे सोर्स का मान पता चल चुका है। नाउ एसी पर ओम्स लॉ कहता है V फेजर बराबर, डीसी पर ओम्स लॉ था V बराबर IR, एसी पर ओम्स लॉ है V फेजर बराबर I फेजर इंटू Z फेजर। नाउ यू हैव टू टेक दिस I फेजर वैल्यू, वेरी एलिमेंट्री डाटा, that is nothing but V phasor by Z phasor. Now what is V phasor value? This time only we consider single source, and this single source phasor value is what? इस single source का phasor में मान कितना है 10 एंगल -10। इसके बाद 10 एंगल -10 क्या हुआ, क्या लिख रहे हो आप लोग? अच्छा, सॉरी, एंगल पॉजिटिव था, ओके। क्वेश्चन में सभी का कमेंट आया है सोर्स पर यहां भी पॉजिटिव एंगल था, तो इसका मतलब ये +10 है, ये +10 है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां मुझे वोल्टेज की वैल्यू कैसी लेनी चाहिए, +10 एंगल में, राइट। क्वेश्चन में जस्ट ये करेक्शन था, मैं बाई मिस्टेक यहां माइनस लिख दिया था, क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था वहां प्लस था, तो मैंने पूरे क्वेश्चन में हर जगह वोल्टेज की वैल्यू प्लस में ले ली। अब जेड फेजर का मान दोनों वैल्यू को हमें जोड़ना होगा। ZR का मान 1 था, प्लस ZL का मान कितना है स्टूडेंट्स, J2। तो नाउ अब 1 + J2 को भी हमें किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में लिखने के लिए दिस इज 10 एंगल 10। जिनको रेक्टेंगुलर या पोलर में प्रॉब्लम आती है, मैं आधे घंटे का एक लेक्चर डाल दूंगा, रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन, पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्जन, आप लोग देख लेना। आज ही आपके पास मैं एक ½ एन आवर का लेक्चर इवनिंग पर डाल दूंगा, रात तक आपके पास आ जाएगा, पोलर से रेक्टेंगुलर कैसे जाते हैं और रेक्टेंगुलर से पोलर, जिनकी क्लास मिस है, राइट। बाकी उस लेक्चर का आपके लिए कोई सेंस नहीं है, मैं पहले सारे कन्वर्जन करा चुका हूं, बट अगर किसी का छूटा हुआ है तो वो देख सकता है। तो 10 एंगल 10, अब यहां क्या लिखना चाहिए, अगर मैं इस रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में बदलूं तो 1 + J2 का मतलब √, जी बोलिए, √ रियल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी मीन्स 2 का स्क्वायर, J केवल नेचर है। और कोण की बात अगर हम करें तो कोण का मतलब आएगा tan इनवर्स, यहां वैल्यू 2 है और ये 1 है, तो tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, इमेजिनरी का मान 2 है, रियल का मान 1 है। मुझे लगता है इतनी बात मेरी सभी को क्लियर हो रही होगी। अगर ये बात क्लियर है, इस करंट को मैंने माना है I" का फेजर। I" फेजर क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, I" बोलने का मतलब है दूसरे सोर्स की वजह से आने वाला रिस्पांस। तो देखिए ऊपर था 10 एंगल 10, नीचे है √1 का स्क्वायर, 1 + 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, तो √5, और tan इनवर्स 2/1, एक मिनट कैलसी नहीं है मेरे पास, tan इनवर्स 2/1 63.43 आना चाहिए, एक बार चेक करो आप लोग, 63.43, मैं कैलसी उठा लेता हूं, 63.43 आना चाहिए। tan इनवर्स 2/1 चेक कर लो, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2 का मान कैलसी पर स्क्रीन पर ऊपर डिग्री मोड होना चाहिए, तभी वैल्यू सेम आएगी। कैलसी में ऊपर डिग्री मोड होना चाहिए, 63.43 एग्जैक्ट आ रहा है पंकज, अप्रोक्सीमेट नहीं है ये, 63.2 लिख रहे हो, एग्जैक्ट 63.43 आएगा, ठीक है। चलिए इसका मतलब
यहां कोण का मान 63.43 आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है ये। अब देखो, मैग्नीट्यूड का भाग मैग्नीट्यूड से देते हैं तो 10 अपॉन √5, और ये जो कोण है माय डियर, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। ऊपर वाला कोण था प्लस का 10, नीचे वाला कोण ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो -63.43। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इस वैल्यू को अब मैं ऊपर लिखूंगा, तो यहां तक एक बार जल्दी से कॉपी कर लें आप लोग। मुझे लगता है यहां तक किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। महिमा क्या बोल रहे हो, एग्जाम में तो कैल्स अलाउड नहीं। ये क्वेश्चन कन्वेंशनल वाला करा रहा हूं मैं आपको, गेट में आया हुआ पुराना क्वेश्चन है, और गेट के पेपर में कैल्सी अलाउ है। ठीक है, वहां का क्वेश्चन है जहां कैल्सी अलाउ था। ठीक है, या तो फिर ऐसे क्वेश्चंस किए ना जाएं। महिमा मेरी बात क्लियर हो रही होगी आपको। एक तरीका तो यह है कि हम केवल छोटे क्वेश्चंस को ही करें, फिर ये क्वेश्चन जब नहीं होते तो फिर आप लोग भेजते हो कि सर ये क्वेश्चन हो नहीं रहे। दोनों सोर्स का रिस्पांस निकालने के बाद, हाँ, दोनों को एक साइड, एक साइन के साथ ही रखते हैं, या तो साइन या तो कॉस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों कॉस हैं तो दोनों को कॉस में ही रखेंगे। ठीक है, मुकेश, आपको मेरी बात क्लियर है? ठीक है, चलिए। आंसर जिस फॉर्मेट में देखो, वहां ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन था, वहां 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शंस के साथ ये आंसर दिया गया था। मैंने आपको यहाँ ऑप्शन नहीं दिए हैं, इनकी बहुत इच्छा कर रही होगी, मैं उनको ऑप्शन भी दे दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप एग्जैक्ट मेथड सीखें इसका। बाकी मैं इसके आंसर्स भी आपको अभी बता दूंगा, कैसे क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? होप मेरी बात यहां तक सभी को क्लियर है। I डबल डैश का मान, I डबल डैश का मान अब मैं लिख देता हूं ऊपर, और फिर दोनों को हम ऐड कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आप सेल्फ करोगे तो अपने आप चीजें क्लियर होंगी मुझे कि कर पा रहे हो या नहीं। उस समय सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए अगले क्वेश्चन पर। मैं कॉपी देखूंगा आप सभी की, आप सभी की कॉपी देखूंगा मैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अब आपके पास I डबल डैश का मान अभी जो आया है वो आया है 10/√5 एंगल 10 माइनस, आप ऑलरेडी ऐड हो, हाँ 10 माइनस 63.43 था शायद, तो 10 माइनस मतलब माइनस का 53.43 लिख दूं मैं? मुझे नहीं लगता इसमें किसी को इश्यू है, माइनस का 53.43। अच्छा एक बात और, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना चाहूं तो क्यों ना ऊपर 10 को मैं ऐसा लिखूं, 5 × 2 √5 इंटू √5, तो √5 इंटू √5 का मतलब 5, 5 × 2 का मतलब √2 इंटू √2 भी लिखा जा सकता है, या अभी इसको 2 ही लिख लेते हैं। तो √5 इंटू √5 का मतलब 5 है, और 5 × 2 का मतलब 10 है, तो वही लिखा है जो ऊपर लिखा है, डिवाइडेड बाई √5। तो √5 से एक √5 कैंसिल हो गया, और कोण कितना आ गया, माइनस का 53.13। तो मुझे लगता है ये बात सभी को क्लियर है। दिस इज नथिंग बट I डबल डैश का फेजर।
ये जो वैल्यू आ रही है, जिनको अभी भी प्रॉब्लम दिख रही है, मैं फिर से लिख देता हूं। आई डबल डैश का जो फेजर होगा वो बना √5 इंटू 2, और एंगल बन रहा है -53.13, सॉरी 43 है शायद, 53.43, सॉरी 13 आदत में हो जाता है। आपने देखा था 3 + J4 का आंसर 53.13 होता था, वही लिख दिया था मैं। अब ये जो वैल्यू आ रही है ये किस फॉर्मेट में है? पोलर। और पोलर में ये जो आंसर है ये अभी ध्यान देना मेरी बात का, आरएमएस में। किसमें है ये? आरएमएस में। और आरएमएस को अगर मैक्सिमम में कन्वर्ट करना है, आप किस फॉर्म में आंसर चाहते हो? आप चाहते हो आई डबल डैश टाइम डोमेन में आंसर। और टाइम डोमेन के लिए आंसर क्या होना चाहिए? IM cos ओमेगा टी +-5, जो भी एंगल होगा। तो अगर IM cos ओमेगा टी +5 से कंपेयर करें, तो कंपेयर करके बताओ इस प्रश्न में ओमेगा कितना था? सेकंड केस में ओमेगा कितना था? 2। ओमेगा कितना था माय डियर स्टूडेंट्स? 2। तो इसका मतलब cos 2t, और एंगल कितना आ रहा है? -53.43। कितना आ रहा है? -53.43। IM का मान कैसे लिखें? ये कौन सा मान है? IRMS। आप सभी समझते हो ऊपर दिया गया मान IRMS है। IRMS बराबर क्या होता है? IM/√2। तो कहना इसे, अगर मुझे IM का मान चाहिए तो मुझे √2 का गुणा करना होगा IRMS में। √2 का गुणा करने पर ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब अगर मैं इस पर √2 का गुणा कर दूं, तो देखो ये वाला 2, ध्यान से सुनना, ये वाला 2 मैं पहले लिख लेता हूं, इसके बाद, या रुक जाओ, पहले मैं √2 का गुणा करके लिख दूं ताकि आपको क्लियर रहे। इस मान पर मुझे किसका गुणा करना है? √2, तभी तो मैक्सिमम मान आएगा। तो मैंने ब्लैक कलर से √2 का गुणा कर दिया, और अंदर वैल्यू क्या है? √5 इंटू 2, राइट? ये वैल्यू है। आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, ये अंडर रूट में नहीं है, तो आंसर आ गया 2। और √2 गुणे √5 अंडर रूट के अंदर गुणा हो जाएगा, तो 2√10 बन जाएगा। cos 2t - 53.43, 53.43। मुझे लगता है I"T लिखने में भी कोई समस्या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमने √5 इंटू 2 में, या 2√5 लिख लेना आप, 2√5 में √2 का गुणा कर दिया, और √2 गुणे √5 कितना होता है? √10 होता है, और 2 पहले से बाहर था, उस 2 को बाहर लिख लिया, राइट? तो ये I"T बन गया। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं, यहां तक किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? अप टू दिस किसी को कोई इश्यू तो नहीं है स्टूडेंट्स? सेकंड आंसर तक किसी को कोई? नार्जो यू आर आस्किंग √5 कैसे किया है? ओके, देखिए जिनका ये डाउट था, सुनो, यहां क्वेश्चन पे I"" पर जब मेरे पास लिखा था 10 बटे में √5, देखो क्या 10 बटे √5 में 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2, और बटे में √5। क्या 5 का मतलब √5 इंटू √5 नहीं होता? √5 और √5 का गुणा करेंगे, √5 से एक √5 कैंसिल, तो 2√5 ही तो आ जाएगा, 2 बाहर और √5, राइट? क्लियर है क्या अब सभी को ये बात? अब यहां तक क्लियर है? जिनका डाउट था क्या उनको ये बात अब क्लियर है? इसमें ऐसा कुछ था नहीं, 10 को अंडर रूट 10 गुणे अंडर रूट 10 भी लिख सकते हैं,
ऐसे ही मैंने 5 को क्या लिख दिया, √5 गुणे √5। मेरे हिसाब से ये बहुत जनरल बात है, क्वाइट ऑब्वियस बात है, बहुत एलिमेंट्री डाटा है स्टूडेंट्स। आई होप सो कि इसमें कुछ ऐसा इशू नहीं था। मुझे लगता है यहां तक मेरी बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं फाइनल आंसर इसका लिखना चाहूं तो फाइनल आंसर लिखने का मतलब, मैं इसको थोड़ा डार्क लिख देता हूं। अगर आपसे अब फाइनल आंसर पूछा जाए, सो नाउ यूजिंग एसपीटी, सुपर पोजिशन थ्योरम से अब आपको फाइनल आंसर लिखना है। एसपीटी से जब आप आंसर लिखोगे तो आई ऑफ टी का मतलब क्या हो जाएगा, आई डैश टी प्लस आई डबल डैश टी। आप याद करिए आई डैश टी का आंसर कितना आ रहा था, शायद इतना आ रहा था, 10 cos टी माइनस 35, ये आ रहा था आई डैश टी। और आई डबल डैश टी अभी कितना आया है, कहां गया, आई डबल डैश टी दिस है, आई डबल डैश टी दिस है, समीकरण 2, 2√10, 2√10 और cos, मैं नीचे लिख देता हूं स्पेस नहीं है, cos 2t माइनस 53.43। मुझे लगता है स्टूडेंट्स ये आंसर सभी को क्लियर है कि फाइनल आंसर क्या है। अध्यारोपण प्रमेय से ये आंसर आएगा, दैट इज यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ एसपीटी। अप टू दिस किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है, वेरी बेसिक क्वेश्चन, डायरेक्टली यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ बिट्स। हाँ, अगर आरएमएस कैलकुलेट करना चाहें तो √RMS 1² + 2² कर सकते हैं, अगर कैलकुलेट करना चाहें, अदरवाइज उसने केवल एक्सप्रेशन पूछा था। महिमा एक बार क्वेश्चन भी पढ़ा करो, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पूछा था, इस बार नहीं पूछा है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पूछा था, इस बार नहीं पूछा है। अगर पूछा होता तो आप क्या करते, √RMS 1² + 2²। ठीक है, मुझे लगता है अब यहां तक क्लियर है मेरी बात, क्लियर है सभी को। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, हाँ हाँ 8.36 समथिंग आएगा, अगर आप निकालना चाहो तो 8.36 समथिंग आएगा, ठीक है, हाँ ऐसा ही कुछ आएगा। गेट ईसीई 2003 का क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन आपने अभी परफॉर्म किया है, इसी पर आया था ये। हाँ 8.366 आएगा अगर आरएमएस भी निकालना हो, बट मैंने आरएमएस पूछा नहीं था, ठीक है। चलो, एक अगला क्वेश्चन मैं आप सबको दे रहा हूं, और मेरी उम्मीद है कि आप सभी इसका आंसर सॉल्व करते हुए मुझे नजर आएंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें किसी को कोई डाउट हो स्टूडेंट्स, मैं अभी भी वेट कर रहा हूं आपका, आप लोग अभी भी मुझसे पूछ सकते हैं अगर इसमें कोई डाउट हो। इस क्वेश्चन में अगर आपको कहीं डाउट हो तो अभी भी आप पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी डाउट हो, यू कैन आस्क। कल वाला क्वेश्चन लगाने के बाद अब आप प्रैक्टिस में आ चुके हैं और दोनों क्वेश्चंस को समझ रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा है आरएमएस कैसे कैलकुलेट होगा, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, क्या लिख रहे हो, इसका सम कैसे होगा।
अजय कल मैंने आपको बताया था अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रिस्पांस को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग फेजर हैं, दोनों अलग अलग फेजर रिप्रेजेंटेशन है, इनको डायरेक्ट ऐड नहीं किया जा सकता। मैक्सिमम केवल इस पर इफेक्टिव वैल्यू पता की जा सकती है। इसका मतलब जैसे आपके पास आई ऑफ टी है और आई ऑफ टी का मान कितना था 10 cos टी माइनस 35 प्लस 2√10 cos 2t माइनस का 53.43, ये आपके पास आंसर आ रहा था। अजय जिनका डाउट था सुनो, इस टेस्ट में क्या जो रिस्पांस आ रहा है, ममता विश्वकर्मा जेड फेजर का वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है, 1 + j ये कैसे हो रहा है? किसमें, फर्स्ट वाले में सेकंड वाले में? सेकंड वाले में तो J2 हो रहा है, 1 + J2 हो रहा है। ममता सेकंड बिट पर 1 + J2 हो रहा है और पहले वाले में 1 + J1 हो रहा है, सेकंड वाला। देखिए सेकंड वाले पर काफी जल्दी पूछते हो आप लोग, है ना, 2-4 साल में बोले पूछ ही लेंगे सर। यहां L का मान था 1 हेनरी और पहला सोर्स शॉर्ट था, दूसरे सोर्स पर वैल्यू थी V2 ऑफ टी। V2 ऑफ टी का कुछ मान दिया था मैंने 10√2 cos 2t माइनस 10, स्पेस का मैं समझ लेना। अब ममता आप मुझे बताओ Vm cos ओमेगा टी पर ओमेगा का मान कितना है इस बार? ओमेगा का मान है 2 रेडियन पर सेकंड। Vm cos ओमेगा टी, ओमेगा का मान 2 रेडियन पर सेकंड है। तो अब आप जब इस कंप्लीट जेड के रिप्रेजेंटेशन पर जाओगे, राइट, कंप्लीट जेड के रिप्रेजेंटेशन पर, तो कंप्लीट जेड का मतलब है रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस। एल को आप डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, एल को पहले आपको कन्वर्ट करना होगा एक्सेल में, और एक्सेल का नेचर कैसा होता है प्लस जे, एक्सेल का नेचर कैसा होता है प्लस जे। एक्सेल को कहते हैं प्रेरणी प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका मान होता है ओमेगा एल। मान पुट कर दीजिए, ओमेगा का मान कितना था 2 और एल का मान कितना है 1, तो क्या 2 × 1 का मतलब 2 हो जाएगा, J2 हो जाएगा, और 1 ऊपर लिखा था, तो क्या Z का मान इस पूरे का Z 1 + J2 नहीं हो जाएगा? ममता क्लियर है मेरी बात? अब अरे जल्दी लिखो स्टूडेंट्स, क्लियर है या नहीं? चलिए अब यहां पर देखो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूं कि इतनी बेसिक बातें दिमाग में होनी चाहिए कि एल को एक्सएल में कन्वर्ट करते हैं, सी को एक्ससी में कन्वर्ट करते हैं, एक्सएल का नेचर प्लस जे, एक्ससी का नेचर माइनस जे। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स। और इसी पढ़ने अगर आप जा रहे हैं तो कम से कम इतनी उम्मीद मैं कर कर चलता हूं कि ये बातें आप जानते हैं। और बिफोर कोविड जब हम लोग की क्लासेस चल रही थी, मैंने वहां पर मैक्सिमम टाइम इन पर दिया था। आपने देखा था मैं रोज आपको एल को एक्सएल में कन्वर्ट करना, सी को एक्ससी में कन्वर्ट करना, जब तक सीरीज पढ़ा रहा था बार बार कन्वर्जन पढ़ाया था। पैरेलल में मैंने एल के साथ बीएल वर्जन लिया था, ससेप्टेंस, और कैपेसिटर के साथ बीसी, कैपेसिटिव ससेप्टेंस। चलिए ओके। अब इसमें किसी ने मुझसे पूछा कि सर अगर आरएमएस पूछा जाता तो आरएमएस का मतलब क्या? यहां अजय ध्यान से देखना, अब आप पहले सोर्स की फ्रीक्वेंसी 1 है और दूसरे सोर्स की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। यस, अगर अलग अलग है तो आप इसमें किस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं? आप कैलकुलेशन पर इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, आई आर एम एस बराबर रूट ऑफ
रूट ऑफ IRMS1 का स्क्वायर प्लस IRMS2 का स्क्वायर, क्योंकि दो ही फंक्शन है, तीन चार होते तो तीन चार लिख लेते। अब रूट ऑफ, बताओ पहले का आरएमएस कितना होगा? कॉस के साथ जो लिखा है वो मैक्सिमम मान है, मैक्सिमम बटे रूट 2, तो 10 डिवाइड बाई रूट 2 का स्क्वायर प्लस IRMS2 का मतलब 2√10 बटे में रूट 2 का स्क्वायर। आप सॉल्व करोगे 8.366 एम्पियर आना चाहिए। आप सॉल्व करेंगे इसको तो 8.366 समथिंग आएगा। हाँ, जिन्होंने पूछा था उनके लिए था, बाकी नॉट रिक्वायर्ड, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया। प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स, मैं ये समझ नहीं पाता कि लास्ट क्वेश्चन में जब मैंने पूछा था कि आरएमएस निकालिए, तब तो आपको आरएमएस कैलकुलेट करना था, इस बार पूछा कहां था? लेकिन आपके अंदर अब हैबिट है, कई लोग नहीं हाथ लगाकर क्वेश्चन करते हो, बोले पीछे क्या कराया था, अच्छा ये कराया था, पीछे क्या कराया था, ये कराया था, बस वही चल रहा है आपके माइंड पर। क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट्स, पूछा क्या है आखिर? जब आरएमएस पूछा ही नहीं है तो आरएमएस निकालना क्यों है? आंसर उसने क्वेश्चन में पूछा था, डिटरमाइन करंट एक्सप्रेशन, राइट, वैल्यू ऑफ करंट साइनोसोडल स्टडी स्टेट करंट, तो उस करंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करोगे। अगर आरएमएस पूछा होता तो आरएमएस निकालते। अगर मैं ऑप्शन देता तो ऑप्शन देखकर आप समझ लेते कि आपसे ये पूछा है या ये पूछा है, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और इस उम्मीद से दे रहा हूं कि सभी ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाएंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, राइट। एटलीस्ट ट्राई करेंगे आप, घबराएंगे नहीं। क्वेश्चन लिखो, दिए गए परिपथ में फॉर द सर्किट गिवन बिलो, फॉर द सर्किट गिवन बिलो कैलकुलेट कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ करंट, कैलकुलेट कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ करंट, कैलकुलेट कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ करंट। देखो यहां इस बार मैंने प्रश्न में कुछ बातें बदली हैं, क्या चेंजेस हैं वो आप देख लेंगे। यहां प्रश्न में अल्टरनेटिंग सोर्स प्लस माइनस एक है V1T और एक अगला सोर्स है अल्टरनेटिंग सोर्स, ये भी है, ये है V2T और इसके साथ R का मान है 1 ओम। यहां इस बार C लगा है और C का मान है 1 फैरेड। आपसे मैंने कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ करंट IT पूछा है, मैं फिर से कह रहा हूं IT पूछा है, राइट। V1T का मान है 5√2, क्या पूछ रहे हो? क्वेश्चन तो लिखने दो स्टूडेंट्स। हाँ, V1 का मान है 5√2, इस बार क्वेश्चन साइन में दिया है 5√2 साइन 2t प्लस 10, सॉरी 2t प्लस 20, मैं लिख देता हूं, सॉरी स्पेस नहीं था। V1T का मतलब है 5√2 साइन, सॉरी पहला है t+20, करेक्ट दैट, साइन t+20 और V2 ऑफ t 5√2 साइन 2t+20 है, 5√2 साइन 2t+20 है। कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। क्या दोनों सोर्सेस पर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है? दोनों सोर्सेस पर फ्रीक्वेंसी, सभी स्टूडेंट्स के कैमरे ऑन हो जाएं और कॉपी पर लिखते हुए आप लोग नजर आए, सभी स्टूडेंट्स के कैमरे ऑन हो जाएं। फास्ट फास्ट स्टूडेंट्स, अच्छा वेरी गुड।
ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार्ट करें, दीक्षा स्टार्ट करें। एक्ट वन सोर्स एक्टिंग एट ए टाइम, एक टाइम पर एक सोर्स लेना है, एक टाइम पर एक सोर्स लेना है। मैंने कहा स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स को कैमरा ऑन करना है, दिस इज मस्ट कंडीशन। सभी स्टूडेंट्स का कैमरा ऑन होना चाहिए और सभी स्टूडेंट्स मुझे कॉपी पर सॉल्व करते हुए नजर आने चाहिए। मैंने सभी स्टूडेंट्स को बोला है कैमरा ऑन करने के लिए। प्रियांशी और कैमरा शुड बी ऑन। अनंत, मोनिका, ममता, रजत गौर। मीनाक्षी, गैलेक्सी J7। अनंत, रजनीश, वरुण, वरुण कुमार, जीपी मुरादाबाद, ओपन योर कैमरा। संध्या, हांडिया पॉलिटेक्निक, ओपन योर कैमरा। इमरान, ओपन योर कैमरा। वरुण कुमार, अगेन आई एम वार्निंग, ओपन योर कैमरा। रजनीश, रजत गौर, ममता यादव। क्वेश्चन में बिल्कुल आराम से आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। पहले सोर्स की फ्रीक्वेंसी 1 रेडियन है, दूसरे सोर्स की फ्रीक्वेंसी 2 रेडियन है। बिल्कुल सिंपल मैनर में आप स्टार्ट करेंगे। आंसर लिख कर नहीं भेजना मेरे को, आपको, आप लोगों को केवल और केवल आप लोगों को केवल और केवल कॉपी पर क्वेश्चन करते रहना है। कैमरा किसी का ऑफ नहीं होना चाहिए। जिनका आंसर आ जाए फाइनल आंसर, दे कैन रेज देयर हैंड। फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व केस फर्स्ट, देन गो फॉर केस सेकंड। केस फर्स्ट का सॉल्यूशन भी आप मैक्सिमम वैल्यू के टर्म्स में निकालेंगे। पहले पोलर में कन्वर्जन करेंगे सोर्स का। शुभम, आई नीड आंसर। ऋषभ, बी फास्ट। अनुज, विजय, अनुराधा, श्रुति, पिंकी, अवंतिका, मंजय। आंसर्स मस्ट बी नीडेड। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हो। पिंकी करेक्ट।
मैं हॉट स्पॉट कर रहा हूं, 1 मिनट में देखता हूं। कॉपी 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 कॉपी। This is not visible. Hold your camera. ओके ओके, ठीक है ठीक है। सौरभ गुड। सौरभ, विनय, दिस इज विनय और अरशद। ओके, यस, शो योर कॉपी। कॉपी दिखाइए। मोहम्मद अरशद, कॉपी दिखाइए। आपने रेज हैंड किया था। अच्छा, रूम में साथ हैं, ओके। गुड गुड, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। राजरानी, कॉपी दिखाइए। रेज हैंड किया आपने। मोहम्मद इरफान, शो योर कॉपी। मोहम्मद इरफान, कैमरे को रोककर, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट ओनली, गुड। और अनंत, यस, शो योर कैमरा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, राइट, दैट इज एक्स। हाँ, 1/2, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। ऋतु, करेक्ट। कमलेश, कमलेश पटेल, शो योर कॉपी कंप्लीटली। होल्ड कैमरा, वेरी गुड, फाइन, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके ओके, गुड, दैट इज गुड मेथड। हेमा, शो योर कॉपी। कॉपी शुड बी होल्ड, डोंट मूव योर कैमरा। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। और एनीवन? आरती, शो योर कॉपी। गुड, करेक्ट करेक्ट ओनली, ठीक है। कमलेश डन, आरती डन, एंड नीरज, यस, शो योर कॉपी। नीरज, शो योर कॉपी। ओके, ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। करेक्ट है, मैक्सिमम का करेक्ट है, मैक्सिमम का करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। ओके, फाइन, मैक्सिमम का करेक्ट है, सभी का करेक्ट है स्टूडेंट्स, राइट, सभी का करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। जितने लोगों ने अभी तक ट्राई किया है सभी का सही है। हाँ, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन देख लेंगे अभी, राइट, इशू नहीं है। पहले का 5 sin t - 65 था शायद। चलो देखो एक बार, इस प्रश्न में सबसे बड़ा इशू ये है स्टूडेंट्स, देखो इस प्रश्न में सबसे बड़ा इशू ये है, ओमेगा का मान यहां पर अगर मैं Vm sin ओमेगा t से कंपेयर करूं तो पहले वाले का ओमेगा 1 है और दूसरे वाले पर Vm sin ओमेगा t से कंपेयर करूं तो इसका ओमेगा 2 है।
तो जब दोनों ओमेगा अलग अलग हैं तो दुनिया में ये प्रश्न केवल और केवल एक थ्योरम से सॉल्व हो सकता है, और उस थ्योरम का नाम है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सबसे पहले आपको यहां पर समझना होगा कि यह प्रश्न किसी और मेथड से सॉल्व नहीं होगा, ओनली एंड ओनली वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग एसपीटी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम लोगों ने सही किया है, मैं सभी का नाम नहीं ले पाया। हाँ पंकज, ठीक है ठीक है, हाँ सभी का सही है, मैं सभी का नाम नहीं ले पाया हूं, राइट। मैक्सिमम जितनी कॉपी में देख सकता था देख लिया है मैंने, सभी का सही है। ओके ओके ठीक है। अब देखो सर, आपने मेरा नाम नहीं लिया। स्टूडेंट्स, अब ज्यादा समझदारी नहीं दिखानी है ना, नहीं तो एक बार मैं केवल और केवल आपकी ही कॉपी देखता हूं। मतलब अभी जैसे ही मना किया वैसे ही समझदार बनना स्टार्ट हो गए आप लोग, है ना। चल देखो, एट ए टाइम पहला सोर्स हम ले रहे हैं, और ये स्टूडेंट थोड़ा सा दिमाग में रखना, जिनका भी अभी एसी का क्लास मिस है या बेसिक रेक्टेंगुलर पोलर जिनका मिस है, तो वो अभी घबराएंगे नहीं, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा टाइम लेकर कवर करा दूंगा इसको, ठीक है। लेकिन जो पोर्शन अभी चल रहा है वो भी आप कंफर्टेबल मूड में कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। जैसे रेजोनेंस सेपरेट टॉपिक था, और थ्योरम से स्टूडेंट्स आपका हाथ साफ होगा, एसी में डर खत्म होगा आपका, राइट। थ्योरम में आपका डर खत्म होगा। देखो सबसे पहले केस फर्स्ट, टेकिंग V1T सोर्स ओनली। जब आप V1T सोर्स ले रहे हैं तो V2 वाला सोर्स, अदर वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट होगा, अदर वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट होगा। बिल्कुल तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करेंगे, जस्ट इसको देख लें एक बार। मतलब आप पहला सोर्स ले रहे हैं केवल, दिस इज V1T। मुझे लगता है V1T का मान मैंने जो लिया था दैट इज 5√2 sin t + 20, यही था। और अगले सोर्स को, अध्यारोपण प्रमेय का मतलब एक सोर्स एक टाइम पर, दूसरे सोर्स को आपने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, शॉर्ट सर्किट कर दिया। और शॉर्ट सर्किट करने के बाद आर का मान 1 ओम है, यहां कैपेसिटर लगा था इस बार, दिस इज सी। और आपको पता है ओम के नियम के लिए आप सबसे पहले इसको फेजर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पता है आर का मतलब इसका ZR कितना हो जाएगा, 1 ओनली। बट अगर मैं सी की बात करूं तो सी का मतलब है ZC, और ZC का मतलब माइनस का JXC, माइनस JXC, नेचर वाइज यहां माइनस जे आता है, एंड दिस इज XC। माइनस JXC का मतलब होगा 1/ω/C। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताइए ओमेगा का मान क्वेश्चन में कितना है इस समय, Vm sin ω t से अगर कंपेयर करें तो क्या ओमेगा का मान 1 रेडियन पर सेकंड है, तो यहां पर आप पुट कर दो ओमेगा का मान 1 और C का मान भी कितना है 1, तो बताइए 1/1, 1 इंटू 1 का मतलब 1 इंटू 1 का मतलब 1 ही होगा, तो क्या ये वैल्यू -J1 आ गई, -J1 ओम। तो आई कैन, क्या लिख रहे हो, हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है इसमें कोई, क्या लिख रहे हो, ठीक है ओके। हाँ कैपेसिटर था, अगर इंडक्टर होता तो आप एक्सेल में कन्वर्ट करते, इंडक्टर था तो आप एक्सेल में कन्वर्ट करते, कैपेसिटर है सो दैट्स वाई आपने इसको XC में कन्वर्ट किया, और XC का नेचर -J, इंडक्टर में नेचर +J। अब यहां अगर आप फर्स्ट I डैश को पता करें तो स्टूडेंट पहले मैंने कहा था न्यूमेरिकल में सबसे पहले इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया करो। जब आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इन पोलर फॉर्म कन्वर्जन, जब आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते समय मैक्सिमम वैल्यू में डिवाइड बाई √2,
V1 का फेजर लिख रहा हूं मैं, और लिखते समय इसको पोलर फॉर्म में लिख रहा हूं। पोलर फॉर्म का मतलब 5√2 में बटे √2, 5√2 में बटे √2, और साइन ओमेगा टी प्लस 20 के साथ केवल कोण लिखेंगे। अब हम साइन ओमेगा टी को छोड़ देंगे, तो दिस इज प्लस 20, √2 से √2 कैंसिल। V1 फेजर का मान 5 ∠20 था, दिस इज V1 फेजर। फॉर न्यूमेरिकल एनालिसिस AC का ओम्स लॉ था V फेजर बराबर I फेजर इंटू Z फेजर। अगर मैं यहां पहले सोर्स की बात कर रहा हूं, तो पहले सोर्स का नाम क्या था? V1। उस समय बनने वाली करंट को I डैश, इंपीडेंस को Z डैश लिख लिया। तो क्या मैं I डैश का मान, I डैश फेजर का मान लिख सकता हूं? I डैश फेजर का मान क्या हो जाएगा? V1 फेजर अपॉन Z डैश फेजर। इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करें तो V1 फेजर का मान कितना था? 5 ∠20, 5 ∠20, हाँ बटे में। इस बार Z कितना है? बोर्ड पर देखिए, दोनों जुड़ जाएंगे। दोनों जुड़ने का मतलब ZR का मतलब 1 था, और ZC का मतलब क्या था? -J1। सो 1 - J1। सभी को क्लियर होना चाहिए, रियल प्लस इमेजिनरी को जोड़ दिया तो 1 - J1। अब मुझे बताओ, अगर मैं कन्वर्जन करूं इसका, तो इसका कन्वर्जन क्या आएगा? बस मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं स्टूडेंट्स, 5 ∠20, थोड़ा सा जल्दी से देख लें। 1 - J1 का मतलब अंडर रूट में रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आप -J से बर्दर नहीं करते, -J केवल एंगल का नेचर बताएगा, मैग्नीट्यूड वाइज रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। So I can write 1 square plus 1 square. I hope so. My words are clear to all. Next, अगर मैं यहां एंगल की बात करूं, तो एंगल का मतलब क्या होगा? कोण मीन्स tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल। नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर बीच में माइनस साइन है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब कोण कैसा आएगा? माइनस में। तो आप पहले ही माइनस का चिन्ह लगा लीजिए, माइनस का tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लिखते समय माइनस चिन्ह बाहर आ जाता है। अब देखो, अगर इसको सॉल्व करके लिखा जाए तो ये बना 5 ∠20 बट्टे में अंडर रूट 1 और 1 √2, और कोण में चिन्ह पहले से लगा है माइनस, और tan 45 होता है 1, तो इसका मतलब है ये 45। माइनस का 45 है तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। तो यहां पर I डैश फेजर का मान, I डैश फेजर का मान कितना आ गया? 5/√2। मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, कोण को ऊपर ले गए। तो जब कोण ऊपर जाएगा तो माइनस वाला कोण ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 20 + 45। नाउ दिस वैल्यू शुड बी रिटन एज 5/√2 एंगल 65। देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जल्दी जल्दी लिखा था, जैसे कमलेश ने लिखा था, गुड थिंकिंग है स्टूडेंट, डायरेक्ट वैल्यूज को लिख देना, ऐसा बार बार इतना एग्जीक्यूशन नहीं करते, राइट। जब आपका हाथ सेट हो जाएगा, आप सीधे I = V/Z वाले डाटा को यूज करोगे, राइट। तो वैसे लिखना थोड़ा सा बेटर होता है, लेकिन अभी आप एज ए बिगिनिंग स्टार्ट कर रहे हो, अभी जस्ट चीजें सीखना स्टार्ट कर रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको रिपीटेड वे में लिख रहा हूं, स्टेप्स को बार बार ब्रेक करके लिख रहा हूं। यहां तक मुझे लगता है किसी को इशू नहीं है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? I डैश तक किसी को कोई डाउट? हाँ श्रुति, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है, ठीक है, सभी का करेक्ट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? फर्स्ट वाले पर, फर्स्ट वाले पर किसी को कोई डाउट तो नहीं? तो I डैश क्लियर हो गया होगा, I डैश सभी को क्लियर हो गया होगा। अब I डैश के बाद, I डैश के बाद, अरे शॉर्टकट कुछ नहीं है स्टूडेंट, शॉर्टकट का मतलब ये था, ये जो हम लोग स्टेप बार बार लिख रहे हैं ना घुमा फिरा कर, कि पहले इसको -JXC किया, फिर -J/ω/C किया,
हाथ जब सेट होता है तो आप सीधे लिखते हो -j, XC का मान डायरेक्ट लिख सकते हो। फिर यहां जो वैल्यू हम लिख रहे हैं, बार बार इसको ब्रेक करके ऐसा मैं दिखा रहा हूं, आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो। तो 5√2 में बटे √2 और फिर एंगल 20, तो वो डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये सब स्टेप नहीं लिखते, राइट। जब आपका हाथ सेट हो जाए, अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे लगता है यहां तक सबने लिख लिया है और सभी का कंप्लीट है। ये ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया स्टूडेंट्स? मुझे लगता है क्वेश्चन आप tan इनवर्स क्यों लेते हैं? आपको मैंने स्टार्टिंग क्लास में पढ़ाया था स्टूडेंट, एंगल लेते समय tan फाई लिख रहे हैं आप, फाई बराबर tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब यहां पर अगर मैं सेकंड सोर्स को लूं, पहले सोर्स वाला डाटा सबको क्लियर होना चाहिए, पहले सोर्स वाला डाटा सभी को क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट, फर्स्ट सोर्स में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहले सोर्स वाला डाटा में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन अभी हम लोग ले रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत बेसिक क्वेश्चंस के साथ स्टार्टिंग की है मैंने। और यहां मेरा मोटो एसी में आपको प्रैक्टिस कराने की है, रेक्टेंगुलर पोलर ये सब कन्वर्जन को, ताकि आपकी आदत पड़ जाए कन्वर्जन कैसे बार बार होते हैं, और थ्योरम्स में ये आदत परफेक्ट हो जाएगी, फिर आपका वो डर खत्म हो जाएगा कि कन्वर्ट कैसे करना है। चलो, तो पहला आपके पास शायद आंसर जो भी आया था वो ये था, जो भी आप लोग लिख रहे हो, मुझे लगता है आई डैश का आंसर था। आई डैश इज नथिंग बट 5/√2 और एंगल 65 था क्या? 5/√2, एक बार आप लोग चेक कर लेना स्टूडेंट्स, एंगल 65 था, ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये फॉर्मेट कौन सा है? इसमें ये डाटा आपका किस फॉर्मेट में है? बी क्लियर, दिस इज आरएमएस। और अगर मुझे आंसर टाइम डोमेन में लिखना है तो आई मस्ट कीप इन माइंड कि ये आंसर आई डैश टी का मतलब आई एम साइन, देखो क्वेश्चन में क्या था इस बार साइन, तो क्या लूंगा मैं? साइन ओमेगा टी प्लस 5, इस फॉर्म में लिखूंगा। अब आप बताओ, इस प्रश्न में आप लोग बोर्ड में समझना, सोर्स, पहले सोर्स की आवृत्ति कितनी थी? 1, तो ओमेगा का मान 1 है, तो साइन जैसा था वैसा ही रख दिया, ओमेगा का मान 1, तो ओमेगा टी का मतलब टी हो गया, क्योंकि ओमेगा का मान 1 है, प्लस एंगल कितना आ रहा था? 65, तो प्लस का 65, लेकिन आईएम का मान आपको चाहिए। अब आप देखो, आईएम लिखते समय इस बात का आप ध्यान रखते हैं, वैसे अब सीधे आदत में आना चाहिए, जो लिखा है वो आरएमएस है, अगर आरएमएस में √2 का गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? मैक्सिमम मान। तो इसका मतलब आई आर एम एस इज नथिंग बट IM/√2, और यहां से IM का मान कितना हो जाएगा? √2 इंटू IRMS। मुझे लगता है बहुत बेसिक बात थी, सभी को क्लियर होना चाहिए कि इस मान में √2 का गुणा क्यों कर रहे हैं। तो आपने जब √2 का मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू √2 इंटू 5/√2 आ जाएगी, यहां से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज आई डैश टी, तो अपने पास आई डैश टी का मान √2 कैंसिल हो गया, दिस वैल्यू शुड बी 5 साइन टी प्लस 65। तो ये पहला आंसर था, सभी स्टूडेंट्स का सही था, और जिनका गलत भी था तो कोई इशू नहीं है, इट विल टेक सम टाइम, राइट, थोड़ा बहुत आपको टाइम देना होगा। पहले पर किसी को जस्टिफिकेशन में कोई दिक्कत हो, फर्स्ट वाले में कोई प्रॉब्लम हो किसी को, दे कैन आस्क, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए, अब अगर हम सेकंड वाले पर मूव करें, राइट, तो सेकंड पर अपने पास 2t हो गया था स्टूडेंट्स, इस बार जो वैल्यू बन रही थी वो 2t बन रही थी, हाँ हाँ, तो इसका मतलब इस बार अगर हम लोग डाटाबेस को बनाएं 8 2 √10, हाँ हाँ ठीक है अदिति, करेक्ट ओनली, राइट,
अब यहां पर मैं अगर केस सेकंड की बात करूं, केस फर्स्ट तक सबको क्लियर होना चाहिए। कई स्टूडेंट को लगता है सर ये स्टेप बढ़ गए हैं, हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे, मैंने मना नहीं किया स्टूडेंट्स, लेकिन जब आगे आप थेवेनिन्स पढ़ोगे, नॉर्टन्स पढ़ोगे और थ्योरम्स पढ़ोगे तो आपको लगेगा, या और क्वेश्चंस पढ़ोगे, कि हमेशा पहले आरएमएस वर्सेस एंगल लिखना पोलर फॉर्म में स्टैंडर्ड वन जो होता है ये बेस्ट होता है, राइट। और आंसर अगर टाइम डोमेन में पूछा हो तो फिर इस तरह से इसको लिखते हैं। चलिए, कैन आई मूव अहेड? मैं आगे बढ़ सकता हूं स्टूडेंट्स? अब मैं आगे बढ़ सकता हूं, राइट। चलिए, मुझे लग रहा है सभी को यहां तक सभी स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हैं। नेक्स्ट पर अब मैं केस 2 ले रहा हूं, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूं स्टूडेंट देखो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं उसको बस एक बार आपको पढ़ लेना है, राइट, एक बार जस्ट पढ़ लेना है। और जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो बस पेज पलट के देखते जाना है कि क्या क्या पढ़ा था, अपने आप चीजें आपको रिकॉल रहेंगी। पहली बार में, फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है पहली बार में। और आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है एटलीस्ट आप अटेम्प्ट करो, एटलीस्ट आप अटेम्प्ट करो। देखो, अब अपने पास केस 2 है, और केस सेकंड पर टेकिंग V2 T सोर्स ओनली, इस बार केवल इस सोर्स को लेंगे। जब मैं V2 सोर्स ले रहा हूं तब क्या होगा? टेकिंग V2 ऑफ T सोर्स ओनली, इस समय अदर वोल्टेज सोर्स शुड बी शॉर्ट सर्किटेड, अदर वोल्टेज सोर्स शुड बी शॉर्ट सर्किटेड। अब देखो, ये किसने लिखा है? क्या सर इसमें केवल वोल्टेज सोर्स का क्वेश्चन होता है? अरे नहीं, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, इट मे बी वोल्टेज सोर्स, इट मे बी करंट सोर्स, राइट। आपको मैंने जब डीसी में पढ़ाया था तो आपने देखा था क्वेश्चन में सोर्स कैसा भी हो सकता है। वो तो बाई द केस है कि अभी तक मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं उसमें वोल्टेज सोर्स ही लगा है, अगला जो क्वेश्चन लेंगे उसमें करंट सोर्स लगा लेंगे, राइट। हाँ, ठीक है। अब देखो, यहां पर सबसे पहले इस बार किस सोर्स को सॉर्ट कर रहे हो आप? पहले वोल्टेज सोर्स को, पहले वोल्टेज सोर्स को आपने सॉर्ट किया, उसके बाद दूसरे वोल्टेज सोर्स को एज इट इज लिख दिया। दूसरा वोल्टेज सोर्स था V2 ऑफ T, दिस इज 5√2 साइन 2T प्लस 20। और अब इसके साथ यहां एक R कनेक्ट है सीरीज में जिसका मान 1 ओम था, फिर एक C कनेक्ट है जिसका मान 1 फैरेड था, ठीक है। अब इस प्रश्न को हमें हल करना है। इस बार ओमेगा का मान कितना है? Vm साइन ओमेगा टी प्लस 5। अगर आप इसको कंपेयर करो, V ऑफ टी को Vm लिख ही देता हूं मैं, साइन ओमेगा टी प्लस 5 से आप कंपेयर करो तो बताओ Vm कितना आ रहा है इस बार? Vm आ रहा है 5 आ रहा है 5√2, और ओमेगा कितना आ रहा है? 2 रेडियन पर सेकेंड, और फाइव कितना आ रहा है? 20। तो अगर आपसे बोला जाए इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते समय V2 का फेजर मान कितना होगा? मैग्नीट्यूड जो लिखा है Vm अधिकतम मान उसके में बटा √2, तो 5√2 बटे में √2, तो एक √2 कैंसिल, और एंगल कितना लिखा था? 20। तो यहां से V2 फेजर का मान 5 एंगल 20। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ हाँ, बोलो। हाँ, क्लास ले रहा हूँ, बोलो बोलो। क्या क्या?
ठीक है, ठीक, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए V2 फेजर का मान 5 ∠20 है। अब यहां पर आप अगर इसको भी तो फेजर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, एसी में इसको आप ZR लिख सकते हैं और ZR का मान कितना है 1। इसी तरह जी अब देखिए इसको ZC लिख सकते हैं और ZC का मान क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ZC का मान लिखने का मतलब है -JXC या -J इंटू 1/ω/c। ओमेगा का मान क्वेश्चन में कितना है देखो, ओमेगा इस बार 2 रेडियन पर सेकंड है। अगर आप 2 लिखेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -J इंटू 1/ओमेगा का मान 2, C का मान 1। तो इस मान को लिख सकते हैं ZC फेजर बराबर -J/2 ओम। मुझे लगता है अप टू दिस किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। -J/2 क्यों लिखा है, क्लियर है सबको? -J/2 क्यों लिखा है, सभी को क्लियर है? ठीक है, ओके। अब अगर इन दोनों का एडिशन कर दें तो टोटल जेड आ जाएगा। तो यहां से इस बार जब आप करंट पता करने जाओगे तो इस करंट का नाम हमने क्या दे दिया, I" का फेजर। ओम्स लॉ से एसी का ओम्स लॉ क्या कहता है, V फेजर बराबर I फेजर इंटू जेड फेजर। वोल्टेज के फेजर में सफिक्स में क्या लिख सकते हैं, इस बार V2 ले रहे हैं और करंट जो निकाल रहे हैं वो डबल डैश, इंपीडेंस जो ले रहे हैं वो डबल डैश। तो मुझसे अगर बोला जाए I फेजर डबल डैश का मान क्या होगा, तो V2 फेजर डिवाइडेड बाई जेड फेजर डबल डैश। तो यहां पर V2 का मान कितना है, ध्यान से देखो पोलर में V2 फेजर का मान कितना है, सभी लोग देखकर बताओ, 5 ∠20। सो आई कैन राइट लाइक दिस डिवाइडेड बाई जेड का मतलब कितना हो जाएगा, इस एक को जोड़ दो और इस -J2 को जोड़ दो, तो 1 - J2। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको पोलर में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, पोलर में लिखने का मतलब 5 ∠20 डिवाइडेड बाई, पोलर में लिखने का मतलब अंडर रूट में, जी बोलिए, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। रियल मतलब 1 का स्क्वायर, इमेजनरी मतलब 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। और फिर अगर अब मैं tan इनवर्स का मान लिखना चाहूं तो tan इनवर्स, ध्यान देना बीच में माइनस साइन है तो पहले क्या आएगा, यहाँ एक माइनस। माइनस क्यों आ रहा है, ज्यादा छोटा हो गया ये, लिख देता हूं इसको प्रॉपर। यहां पहले एक माइनस साइन आएगा, क्यों आ रहा है कोण में, क्योंकि यहां बीच में चिन्ह माइनस है। और tan इनवर्स इमेजनरी का मान कितना है, 1/2, रियल का मान 1, तो ये tan इनवर्स 1/2 ही हो जाएगा। तो आप अगर I" का फेजर निकालना चाहे तो वो कितना आ जाएगा, 5 ∠20। हाँ नीचे वाली वैल्यू बताओ जरा, 1 का स्क्वायर 1 है, 1 + 1/4। बोर्ड में स्पेस नहीं है, मैं यहां लिख के जोड़कर आपको बता देता हूं। 1 + 1/4 का मतलब क्या, एलसीएम लेने पर, लघुत्तम समापवर्त लेने पर 4 इधर आ जाएगा, ऊपर 4 + 1 बना तो 5/4 बनेगा। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को इशू है। तो अगर मैं इस वैल्यू को पूरे को एक साथ लिख दूं तो ये बनेगा √5/4। अंडर रूट पर वैल्यू बन जाएगी, कोई इसकी कैलकुलेशन मत पूछना, मैंने साइड में लिख रखी है। 1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और पूरे का अंडर रूट, तो अंडर रूट 5/4। और एंगल क्या आ रहा है, माइनस का tan इनवर्स 1/2। मुझे लगता है अप टू दिस सबको क्लियर है। अब देखो इस 5 को हम लिख सकते हैं √5 गुणे √5 बटे में 1 √5 और बटे में √4।
राइट। यहां ऊपर कोण था प्लस का 20 और नीचे कोण माइनस का tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2। तो मैं एक बार tan इनवर्स 1/2 का मान चेक कर लेता हूं। tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 26.56। तो पहले साइन माइनस का था तो माइनस तो रहेगा ही, 26.56 माइनस का 26.56 आ रहा है मेरा। हाँ कमलेश, गुड, राइट। पंकज, पिंकी, आदित्य, हाँ सबका सही है। तो ये सभी का आ रहा होगा। और अच्छा ये बात, ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि 5 को मैं √5 इंटू √5 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि नीचे एक √5 है और √5/4 को मैं √5 बटे में √4 भी लिख सकता हूं। दोनों को अलग अलग भाग देकर लिख दिया, राइट, अंडर रूट के साथ। तो क्या इस समय एक √5 और एक √5 कट गया और ये √4 जब ऊपर जाएगा तो आप सभी जानते हो √4 का मतलब क्या होता है। क्या √4 का मतलब 2 नहीं होता, तो ऊपर 2 का गुणा हो जाएगा। तो ये वैल्यू इस तरह से ऊपर जाकर √4 जब ऊपर जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 और पहले से एक बचा हुआ √5 और ये वाला कोण जब ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स तो ये जुड़ जाएगा। तो 20 में माइनस की जगह प्लस हो जाएगा ऊपर जाकर 26.56। थोड़ा सा स्टेप कॉम्प्लिकेटेड है बट मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए। 1 - j/2 का मतलब पहले इसको मॉड में लिखा, मतलब r लिखा और फिर फाई लिखा। r और फाई लिखने के बाद मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से ऑपरेट कर दिया और कोण को कोण से ऑपरेट कर दिया। लास्ट स्टेप अगर क्लियर है तो एक बार यस लिख दें। लास्ट स्टेप तक अगर बातें क्लियर हैं तो एक बार यस लिख दें आप लोग। अप टू लास्ट स्टेप तक अगर बात क्लियर हो तो एक बार यस लिख दें। ठीक है, ओके। किसी को कोई इशू तो नहीं है इसमें? अगर कोई इशू हो तो स्टूडेंट्स पूछ लें अभी, नहीं तो मैं रब करने जा रहा हूं। जी बिल्कुल, नहीं तो मैं रब करने जा रहा हूं फिर। अप टू दिस किसी को कोई इशू हो इसमें तो दे कैन आस्क। ठीक है, अब बोर्ड का स्टूडेंट साइज तो इतना ही है, इसी पर लिखना है। यहां तक क्लियर है सबको? एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना अगर नहीं लिख पाए हो, तो मुझे अगला क्वेश्चन कराना है इसके लिए। अब देखो, ये जस्ट मैं देखना चाह रहा था कि आप लोग कितना कर पा रहे हो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया था। बाकी ऐसा क्वेश्चन लास्ट वाला आप कर चुके हो। अब देखो, यहां पर अगर अब आप प्रॉब्लम में, इसके बाद एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम लेंगे हम लोग पहले, फिर थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन लेंगे। राइट, चलो अब मुझे ये बताओ कि I" का मान, जी I" का मान अपने पास आया है फेजर फॉर्म पर। ये मान आया है, फेजर के लिए एक लाइन खींच देते हैं, 2√5 और एंगल आ रहा है शायद 46.56। ये जो वैल्यू आ रही है ये I" है। एक बात बताओ, क्या ये जो आंसर आ रहा है ये किस फॉर्मेट में है? पोलर फॉर्म में ये जो डाटा है ये मैक्सिमम है या आरएमएस है? ये आरएमएस है। अगर मैं इसको
आई डबल डैश टी के फॉर्म में लिखना चाहूं, आई डबल डैश टी के फॉर्म में लिखना चाहूं, तो आई डबल डैश टी का मतलब 2 आई डबल डैश टी का मतलब क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर वैल्यू क्या बनेगी, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। एक बार चेक करना, ओमेगा कितना था इस बार, साइन जैसा था साइन ही रहेगा, ओमेगा का मतलब 2 था। दूसरे सोर्स पर ओमेगा कितना था 2, तो ओमेगा का मतलब 2t। एंगल प्लस में कितना है 46.56, ठीक है। कोण नीचे था माइनस का, ऊपर जाकर प्लस हो गया, जुड़ गया। और आईएम का मान अगर हम लिखना चाहें तो मुझे बताइए, क्या आई आर एम एस बराबर, अब इतनी बार इस बात को मैं रिपीट कर चुका हूं कि याद सा हो जाना चाहिए, आईएम का मान सीधे क्या होगा स्टूडेंट्स, √2 इंटू आई आर एम एस, राइट। तो √2 का गुणा कर दो इसमें। मैं फिर भी ये बात फिर से लिख देता हूं, आईएम बराबर √2 इंटू आई आर एम एस। तो आईएम का मान कितना हो गया, √2 का गुणा हो गया आई आर एम एस में। तो आपने इस वाले डाटा पर किसका मल्टीप्लाई कर दिया, √2 का, √2 इंटू, और पहले से वैल्यू क्या थी अपने पास 2√5, 2√5। चलो अब मुझे एक बात बताओ, √2 और √5 का गुणा क्या होगा, ये वाला 2 तो बाहर है, क्या इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू 5, अंदर अंडर रूट के अंदर 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, दोनों अंडर रूट के अंदर है। और साइन 2t प्लस 46.56, इसका मतलब है 2√10 साइन 2t प्लस 46.56 आई डबल डैश टी, दिस इज नथिंग बट आई डबल डैश टी। अगर मैंने आपसे पूछा था इस क्वेश्चन का आंसर, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, इतना समझ गए सभी। मैंने यहां √2 का गुणा क्यों किया, इसमें याद रखना हमेशा क्वेश्चंस पे जो भी आ रहा है वो है आरएमएस मान, जब भी पोलर फॉर्म में लिख रहे हो। तो अगर इसको आप टाइम डोमेन में लिखना चाहते हो तो यहां क्या चाहिए, मैक्सिमम, और मैक्सिमम के लिए √2 का गुणा, √2 इंटू √5 का मतलब √10, तो 2√10, राइट, 2√10 साइन ओमेगा टी प्लस जो एंगल है। अब ये फाइनल आंसर इस फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है, सुपरपोजिशन से, आई ऑफ टी बराबर आई डैश टी प्लस आई डबल डैश टी। तो मुझे लगता है आंसर कुछ ऐसा था, 5 साइन टी, पिछले बार एक बार आप लोग कमेंट करो, 5 साइन टी माइनस कितना था, सॉरी टी प्लस या टी माइनस जो भी था, तो कितना था, जल्दी कमेंट करके बताओ। -65 बोल रहे हैं आप लोग, टी -65 सही है, क्योंकि मैं हटा चुका हूं। और आई डबल डैश टी कितना है, 2√10 साइन 2t प्लस 46.56, राइट। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। आरएमएस पूछा होता तो √RMS 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, पूछा नहीं है। सभी को क्लियर है यहां तक, क्या कह रहे हो, +65, ओके सॉरी, तो किसने ये -65 बता दिया, सभी ने +65 लिखा है कुछ, अच्छा ओके। अरुण देख कर रिप्लाई किया करो, +65 था, ठीक है। अब ये आंसर हो गया 5 साइन टी प्लस 65 प्लस दिस, राइट। तो स्टूडेंट्स अब आप मेरे साथ इस बात को थोड़ा सा दिमाग में लाएं, पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया था वो कल था डीसी प्लस एसी का, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 है, तो उसके साथ क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया डीसी प्लस एसी पर, दोनों अलग अलग आवृत्ति के क्वेश्चन थे, तो आपने कौन सा क्वेश्चन का मेथड यूज किया, एसपीटी का। फिर आज जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं
उसमें क्वेश्चन में सोर्स दोनों ही एसी है, बट दोनों एसी सोर्स की आवृत्ति क्या है, अलग अलग। इसका मतलब यह प्रश्न केवल और केवल एसटीटी या अध्यारोपण प्रमेय से हल होगा। तो अब आपने उसको भी सॉल्व कर लिया, राइट। इसको सॉल्व करने के बाद अब मैं क्वेश्चन पर आपको आगे लेकर चलता हूं। हाँ, एक किसी स्टूडेंट ने ये लिखा है, अगर इसी क्वेश्चन में क्या नाम था, सर्वेंद्र, हाँ, डीसी सोर्स लगा होता तो कुछ नहीं, डीसी सोर्स की वजह से रिस्पांस करंट जीरो आती। डीसी सोर्स अगर लगा होता तो रिस्पांस जीरो आता है स्टूडेंट्स, डीसी सोर्स का, और यही आंसर हो जाता फाइनल आंसर, क्योंकि डीसी के लिए कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, कैपेसिटर ओपन हो जाएगा तो कोई करंट नहीं बहेगी डीसी सोर्स के लिए। क्लियर सर्वेन, मेरी बात क्लियर है? अगर डीसी सोर्स लगा होता तो कैपेसिटर ओपन हो जाता डीसी के लिए। हाँ ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब मैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन का थोड़ा सा व्यू बदल रहा हूं, अब मैं क्वेश्चन का थोड़ा सा व्यू बदल रहा हूं। इस बार जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें मैंने आपसे आउटपुट वोल्टेज पूछा है, ठीक है, और इनपुट वोल्टेज का कुछ मान दिया है। क्वेश्चन लिखें, इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन लिखिए, इन द गिवन फिगर स्टडी स्टेट आउटपुट वोल्टेज, स्टडी स्टेट आउटपुट वोल्टेज, स्टडी स्टेट आउटपुट वोल्टेज correspond to, steady state output voltage correspond to input voltage is, correspond to input voltage is। देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है, ये बेसिकली जब हम लोग ट्रांसफर फंक्शन पढ़ लेते हैं तब कराता हूं मैं, लेकिन ये क्वेश्चन है एसी का ही, और एसी में सुपरपोजिशन थ्योरम पर ही बेस्ड है। कैसे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन इस तरह से दिया गया था, एक 1 किलो ओम का प्रतिरोध है और एक 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। यहां इनपुट वी आई ऑफ टी अप्लाई है, और यहां आपसे वोल्टेज पूछा गया है, ओपन सर्किट वोल्टेज वी नॉट पूछा गया है, वी नॉट टी पूछा गया है, राइट। एक बार फिगर को बना लीजिए, एक बार फिगर को बना लीजिए। एक बार जल्दी से फिगर को बना लीजिए। हाँ हाँ, जल्दी से इसको फ्रेम आउट कर लें। In the given figure, the steady state output voltage correspond to input voltage is, in the given figure, the steady state output voltage correspond to input voltage is, आपसे पूछा है where input voltage, input voltage का मान मैं आपको लिख रहा हूं, वी आई ऑफ टी का मान दिया था 3 प्लस 4 साइन, 3 प्लस 4 साइन 100 टी। इसके लिए आउटपुट पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चंस आप ट्रांजिएंट में ज्यादा पढ़ेंगे, या आगे हम लोग जब ट्रांसफर फंक्शंस पर मूव करेंगे तब आप ज्यादा पढ़ेंगे, राइट। लेकिन अभी एक क्वेश्चन मैंने जानबूझकर ले लिया है, ठीक है।
एक क्वेश्चन मैंने जानबूझकर ले लिया है ये जस्ट, ताकि प्रैक्टिस में आप आ जाओ। अब मेरी बात सुनो स्टूडेंट्स, वी आई ऑफ टी का मतलब है 3 + 4 साइन समथिंग। तो इसका मतलब जो इनपुट है उस इनपुट पर दो सोर्स बन रहे हैं, एक सोर्स डीसी सोर्स है और एक सोर्स एसी सोर्स है। आप सभी जानते हो डीसी सोर्स का ओमेगा 0 होगा, डीसी सोर्स का ओमेगा 0 होगा, और इस एसी सोर्स का ओमेगा वीएम साइन ओमेगा टी से अगर कंपेयर करें तो इसका ओमेगा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो क्या दोनों की ओमेगा वैल्यू अलग अलग है? इसका मतलब एक टाइम पर आप पहले डीसी सोर्स को जब लेंगे तब इस सोर्स को खत्म मान लेंगे, राइट? उस समय 3 की वजह से आप रिस्पॉन्स निकालेंगे। डीसी के लिए एक्सी कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो पूरा इनपुट वोल्टेज यहां पहुंच जाएगा।